अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम आप सब जानते होंगे। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हीट। और इस चैप्टर में अब तक हमने एक टॉपिक जो है वो कवर कर चुका है, जो लास्ट वाले लेक्चर में आपने देखा था। अगर हम उस टॉपिक को यहाँ पे रिवाइज़ करके देखने की कोशिश करें तो टॉपिक का नाम था लैटेंट हीट, जिसे मैंने आसानी से समझने के लिए आपको हिडन हीट कहा था या एब्जॉर्ब हीट का नाम दिया था। तो लैटेंट हीट को हम पिछले लेक्चर में आसानी से समझ चुके हैं, जो यहाँ पर आपको दोनों डेफिनेशन दिख रहे हैं। तो वो टॉपिक हमारा लास्ट वाले लेक्चर में कवर हो चुका है। लैटेंट हीट, एब्जॉर्ब हीट कहेंगे या हिडन हीट भी उसे कहा जाता है। लैटेंट हीट जो होता है कि हम किसी चीज़ को हम कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर, तो सर्टेन टाइम के लिए हीट जो होती है वो हम प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन वो हीट एनर्जी जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। किस लिए एब्जॉर्ब हो जाती है वो हमने देखे थे कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए या वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कराने के लिए उस हीट एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं, तो उसे हम एब्जॉर्ब हीट का नाम देते हैं। इसी को साइंटिफिक टर्म में लैटेंट हीट का नाम दिया जाता है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये दोनों टॉपिक हमने लास्ट वाले लेक्चर में कवर किए थे। आज के लेक्चर में हम रीजेलेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। रीजेलेशन एक ये आसान सा टॉपिक है और यहाँ सिर्फ हमें रीजेलेशन के बारे में समझना है कि ये क्या होता है। पिछले लेक्चर में रीजेलेशन को मैंने आपको, जो आप अपने स्कूल के बाहर जो बर्फ़ का गोला जो आप लोग खाते होंगे, उस बर्फ़ के गोले को लेकर के अगर हम बात करें तो रीजेलेशन का टॉपिक उससे मिलता जुलता है। आपने देखा होगा कि जब बर्फ़ का गोला वो बनाते हैं तो पहले आइस को क्रश करते हैं, पूरा श्रेडेड आइस होती है पाउडर के फॉर्म में। देन उसको हाथों में लेकर के वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जो श्रेडेड आइस है वो एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देता है और कुछ टाइम तक वो सॉलिड ही रहता है और हम उसे यूज़ करते हैं। तो रीजेलेशन का टॉपिक इससे मिलता जुलता ही है। आइए देखते हैं कि किस तरह से रीजेलेशन अप्लाई होता है। अब मैं आपको अगर रीजेलेशन के बारे में समझाऊं तो रीजेलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हम आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करने की वजह से आइस जो है वो क्या होता है, मेल्ट होता है। ध्यान से सुनिए, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, और फिर जैसे ही प्रेशर रिमूव होगा वो वापस से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम रीजेलेशन का नाम देते हैं। यहाँ पे आप एक प्रैक्टिकल भी देख रहे हैं साइड में, फिगर नंबर 5.3 रीजेलेशन का, जिसमें एक आइस स्लैब जो है उसके ऊपर एक कॉपर का वायर जो है दोनों तरफ वेट से बांध करके कॉपर के वायर को उसमें से पास कराने की कोशिश की जा रही है। जब आप इस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे तब आप देखोगे कि जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई होने की वजह से वो कॉपर का वायर आइस स्लैब में से पास होते होते हुए दूसरी तरफ से निकल जाएगा, लेकिन आइस स्लैब के दो पीसेस नहीं होंगे, बल्कि वो जॉइन ही रहेगा, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो इसलिए स्टूडेंट, ऐसा इसलिए हुआ कि जब हमने कॉपर वायर के ऊपर वेट अप्लाई किया था, प्रेशर अप्लाई किया था, तो प्रेशर अप्लाई करने की वजह से जो आइस है वो आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से वो कॉपर का वायर उस पर्टिकुलर सरफेस से थोड़ा सी अंदर चले जाएगा। जैसे ही वो थोड़ा सी अंदर गया तो ऊपर का सरफेस जहाँ से प्रेशर रिलीज़ हो गया है वो फिर से क्या हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऊपर वाला सरफेस क्या हो रहा है, फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, इसलिए आइस में बदल जाएगा। और नीचे वाले सरफेस में जैसे जैसे प्रेशर अप्लाई होता जाएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए अपना रास्ता आगे बना लेगा, और जहाँ से प्रेशर रिलीज़ हुआ वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम रीजेलेशन का नाम देते हैं। तो उम्मीद करूँ रीजेलेशन एक छोटा सा टॉपिक था, कैसे ये परफॉर्म होता है, उसके पीछे रीज़न क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हम जब आइस के ऊपर, ये आइस की एक प्रॉपर्टी है, या आप एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर से इसको ज्वाइन कर सकते हो कि ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जब हम आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वो मेल्ट होता है, और प्रेशर अप्लाई करने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही प्रेशर रिलीज़ करोगे वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए हमें पूरा पीस ऑफ आइस मिलता है इस वाले प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो रीजेलेशन का टॉपिक अगर आप यहाँ समझने की कोशिश करें तो आप इस पूरे पैराग्राफ को देख सकते हैं।
it is observed that the wire gradually penetrates the ice slab. After some time, the wire comes out of the lower surface of the ice slab. यानी नीचे वाले सरफेस से वायर जो होता है वो निकल जाएगा. However, the ice slab does not break. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो आइस का स्लैब ब्रेक नहीं होता, दो पीसेस में कन्वर्ट नहीं होता. तो इसके पीछे क्या रीज़न था? तो इसके पीछे जो रीज़न है वो रीजलेशन का है. अब आप नॉर्मल लैंग्वेज में रीजलेशन तो कहोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए स्टूडेंट रीजलेशन कैसे होता है उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर आपको मैं समझा चुका हूँ. प्रेशर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आइए देखते हैं आगे की लाइन. द फिनोमिनन इन विच द आइस कन्वर्ट्स टू लिक्विड ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर. सुन रहे हो ना? ड्यू टू अप्लाइड प्रेशर एंड देन रिकन्वर्ट्स टू आइस वंस द प्रेशर इज रिमूव्ड इज कॉल्ड रीजलेशन. एक ऐसा फिनोमिनन जिसके अंदर आइस किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में. और किस लिए कन्वर्ट होगा? क्योंकि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं. एक बार वो प्रेशर रिलीज़ हो गया तो वही फिर से रिकन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? आइस के अंदर, यानी सॉलिड के अंदर. तो इस पूरे फिनोमिनन को या प्रोसेस को हम रीजलेशन का नाम देते हैं. ठीक है. अब सेकेंड वाला पैराग्राफ रीजलेशन का आप देख सकते हैं नीचे की तरफ. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन 0 डिग्री सेल्सियस. ये मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कहाँ पहुँच जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे. नॉर्मली आप ये सोचते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है? सॉलिड में कन्वर्ट होता है. मानते हैं. लेकिन यहाँ पे जब आप आइस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुँच जाता है. दिस मीन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस द आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर. यानी 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सी अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. As soon as the pressure is removed, the melting point is restored to 0 डिग्री सेल्सियस. यानी जैसे ही आप प्रेशर हटाओगे तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिर से क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस. एंड वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइस अगेन. और फिर से वो पानी बर्फ़ में बनना शुरू हो जाएगा. तो स्टूडेंट रीजलेशन का एक आसान सा टॉपिक था. इसे मैं ज़्यादा लंबा नहीं घसीटूंगा. इसको समझने के लिए आप यहाँ पर एक प्रैक्टिकल देख सकते हैं. रीजलेशन. Try this. 1. Take a small slab of ice, a thin wire, 2 identical weights. 2. Put a slab of ice on a stand as shown. 3. Hand 2 equal weights to the ends of a metal wire and put the wire on the slab as shown. What do you observe? It is observed that the wire gradually penetrates the ice slab. After some time, the wire comes out of the lower surface of the ice slab. However, the ice slab does not break. The phenomenon in which the ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called regelation. The melting point of ice becomes lower than 0 degrees Celsius due to pressure. This means that at 0 degrees Celsius, the ice gets converted into water. As soon as the pressure is removed, the melting point is restored to 0 degrees Celsius and water gets converted into ice again. आइए अब इस प्रैक्टिकल को देखने के बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का दूसरा टॉपिक, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है इस हीट वाले चैप्टर का, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर. अब स्टूडेंट अगर मैं इस वर्ड का मीनिंग आपको बताऊं, एनोमलस यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ये अपोजिट बिहेवियर ऑफ वाटर है ना, या अनयूजुअल का नाम भी आप इसे दे सकते हैं. अनयूजुअल नॉर्मली जो बिहेवियर होता है उसके अगेंस्ट ये काम करता है, इसलिए हम इसे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं. या आप यहाँ पे लिख सकते हैं अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर, या और आसान भाषा में अपोजिट या उल्टा बिहेवियर ऑफ वाटर. तो इसे क्यों कहा जाता है एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, और ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहाँ से कौन से टेम्परेचर पे किस टेम्परेचर तक ये आपको दिखता है या किस टेम्परेचर पे ये परफॉर्म होता है, उसे भी हम इस टॉपिक में समझेंगे. और ये भी देखेंगे कि इस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर की वजह से हमारे कोल्ड रीजन में जो एक्वेटिक लाइफ होती है, पॉन्ड्स में, लेक्स में, या जो बहुत बड़े बड़े ओशंस होते हैं जो ऊपर ग्लेशियर्स के फॉर्म में
आइज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और नीचे जो होता है वो लिक्विड यानी वाटर फॉर्म में होता है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, इन सारे क्वेश्चंस के जो आंसर है इसी टॉपिक की वजह से आपको शायद समझ में आ जाए। और मैं इसको शुरू करने से पहले आपके दिमाग में एक बात ये डालना चाहूँगा, कभी आपने देखा ही होगा कि कोल्ड रीजन में कैसा होता है कि जब विंटर सीज़न आता है तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं। यानी कि मैं बहुत कोल्ड रीजन की बात कर रहा हूँ। जैसे आप एक्वेटिक लाइफ की तरफ चले जाए तो नॉर्थ में अगर आप आर्कटिक का एरिया देखेंगे या अगर आप साउथ में अंटार्कटिका का एरिया देखेंगे तो वहाँ पर आपको नॉर्मली साल भर तो वैसे ही दिखता है आपको आइस। लेकिन अगर हम और ठंडी कंट्रीज़ की बात करें, रशिया वगैरह में, तो कोल्ड रीजन के टाइम पे, कोल्ड जो क्लाइमेट आता है उनका, उस टाइम पे कोल्ड रीजन्स में सारा जो पॉन्ड है, लेक्स है और जितने भी आपके वाटर बॉडीज़ हैं वो सब आइस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो क्या उसके अंदर रहने वाले जो प्लांट लाइफ है या जो एक्वेटिक लाइफ है, एनिमल लाइफ है, वो कैसे सर्वाइव करती है, इसके बारे में भी आपको सोचना होगा। अब आप सोचिए और उसका आंसर आपको इसी टॉपिक से, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर से मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन दिमाग में रहेगा और इसका आंसर आप इस वाले एक्सप्लेनेशन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को मैं आसानी से बहुत ही शॉर्टकट में यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं नॉर्मली हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट प्रोवाइड करें, यानी नॉर्मली होता क्या है कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो चीज़ क्या होती है, एक्सपांड होती है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं और वो खुलते हैं, फैलते हैं, यानी वो अपने आप का वॉल्यूम जो होता है उसका इंक्रीज़ होता है। कब? जब हम किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करें, या आप ऐसे कह सकते हो कि उसका हम टेम्परेचर राइज करें। तो अगर हम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज करते हैं या उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो नॉर्मली वो क्या बिहेव करता है, एक्सपांशन शो करता है, यानी वो अपना वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। ठीक है। और इसका उल्टा अगर हम किसी सब्सटेंस को क्या करें, अगर हम उसको कोल्ड करें, सुन रहे हो ना, अगर हम उसको क्या करें, ठंडा करें, उसमें से हीट रिलीज़ कर दें, तो नॉर्मली दूसरे सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या शो करता है, कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ऐसा नहीं होता। कहाँ पर ऐसा नहीं होता? वाटर में ऐसा नहीं होता। और वो इसी बिहेवियर की वजह से, यानी नॉर्मल सब्सटेंस के बिहेवियर के अगेंस्ट काम करता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बीच में। इसी चीज़ को हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। और वो पर्टिकुलर टेम्परेचर आप देख सकते हो बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 4 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर का बिहेवियर है वो नॉर्मल सब्सटेंस से अगेंस्ट काम करता है, इसलिए इसे एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कैसे अगेंस्ट, तो मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मल किसी भी सब्सटेंस को जब आप हीट प्रोवाइड करो, यानी कि अगर मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो वो, चलिए बात करते हैं आइस की। ठीक है, आइस की ही बात करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है। अब उसका 1 डिग्री सेल्सियस करें, आपने टेम्परेचर राइज किया तो उसे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो नॉर्मल सब्सटेंस के हिसाब से उसे क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री कर दो, सही है, तो उसे एक्सपांशन शो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 3 डिग्री कर दो, उसे एक्सपांशन शो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। 4 डिग्री कर दो, उसे फिर से एक्सपांशन शो करना चाहिए, 4 डिग्री तक भी ऐसा नहीं होता, बल्कि वो एक्सपांशन के बजाय कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। अब आप बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन का मतलब सिकुड़ना, यानी फैलने की बजाय किसी चीज़ को जब हम हीट देते हैं तो वो फैलता है। लेकिन यहाँ पर वाटर को अगर आप हीट प्रोवाइड करो तो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस के बीच वो फैलने के बजाय सिकुड़ने का काम करता है, अपने वॉल्यूम को मिनिमाइज करता है, अपने वॉल्यूम को कम करता है। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ आपको? 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होगा, वहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, जो थोड़ी देर में मैं आपको एक ग्राफ से समझाने की कोशिश करूँगा, तो वहाँ आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो आपका वाटर है वो फैलने के बजाय सिकुड़ता है। सिकुड़ना मतलब वो अपना वॉल्यूम कम करता है, छोटा होते जाता है। तो इसी बिहेवियर को हम वाटर का एनोमलस बिहेवियर कहते हैं। आ रही बात समझ में? अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसकी वजह से क्या पॉसिबिलिटी होती है, उसे भी हम आगे के इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको मैं एक ग्राफ यहाँ समझा दूँ।
ये हेडिंग आप देख सकते हैं, स्टडी ऑफ एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपरेटिस। तो होप्स का एपरेटिस जो है वो अभी मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम इस ग्राफ को समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं ग्राफ के नीचे हेडिंग लिखी हुई है, ग्राफ बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको टेम्परेचर दिखाई देगा, और वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप गौर करेंगे तो आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम दिखाई देगा। अब ये जो है ये वाटर की बात हो रही है। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पे देखें तो उस वाटर का जो वॉल्यूम है वो 1000.10 से थोड़ा ऊपर है, यानी वॉल्यूम आपको 1000.10 ऊपर दिख रहा है। अगर हम उसी वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएं 1 डिग्री सेल्सियस तो आपको कर्व नीचे की तरफ आते हुए दिख रहा होगा, है ना। आपको कर्व कहाँ नीचे की तरफ आते दिखाई दे रहा होगा, नीचे की तरफ आया, वो हो गया 1000.05 के आसपास। आप फिर से टेम्परेचर बढ़ाएंगे 2 डिग्री सेल्सियस पे तो फैलने की बजाय वो उसका वॉल्यूम फिर से कम हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। वो अब हो गया है 1000.00 से 1000.05 के बीच में 2 डिग्री सेल्सियस पे। 3 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप देखेंगे तो उसका वॉल्यूम और कम हो गया नीचे की तरफ, जो 1000 के करीब पहुंच चुका है। 4 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप वाटर का वॉल्यूम देखेंगे तो वो सिकुड़ करके बहुत ही कम, यानी कि पहले के मुकाबले 1000 जो उसका वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम के हिसाब पे आ चुका है। तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस का जो ये अपोजिट बिहेवियर है, इसी को एनामलस बिहेवियर हम कहते हैं, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि सर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद अगर हम इसको गर्म करें तो क्या ये अब भी एनामलस बिहेवियर शो करेगा, तो उसका आंसर है नहीं। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद 5, 6, 7 के बाद आप देखोगे कि वाटर अपना नॉर्मल बिहेवियर दूसरे सब्सटेंस की तरह शो करता है। 5 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो वो फिर से अपने आप को एक्सपांड करना शुरू कर देगा जैसे नॉर्मल होता है। 6 डिग्री सेल्सियस पे और एक्सपांड करेगा तो आप देख सकते हो 5 डिग्री सेल्सियस से कर्व जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, 6, 7, 8 और फिर फाइनली 10 डिग्री सेल्सियस पे वो काफ़ी एक्सपांड हो चुका है। तो हमने जो वाटर का अपोजिट बिहेवियर देखा स्टूडेंट, वो कौन से टेम्परेचर के बीच में देखा है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो यही जो टेम्परेचर का रेंज है, इसी में हम वाटर का एनामलस बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हैं। आइए कुछ पैराग्राफ हैं आपके लिए, मैं इसे यहाँ पे रीड कर दूँ। इन जनरल व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड, मैं ऑलरेडी सब चीज़ें समझा चुका हूँ आपको। टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ को आपको रीड करना ज़रूरी होता है, इसलिए ज़रा आप इसे देख लीजिए। इन जनरल यानी जनरली जो मैंने दूसरे सब्सटेंस की बात किया था वो यहाँ हो रही है। When a liquid is heated up to a certain temperature, it expand। हम सब जानते हैं लिक्विड को अगर आप हीट करोगे तो क्या होगा, वो एक्सपांड होगा। एंड when cooled, it contracts। और जब उसे ठंडा करोगे तो वो क्या होता है, सिकुड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। वाटर, पानी, however shows a special and exceptional behavior। वाटर, आपका पानी, ये एक अलग तरीके का एक्सेप्शनल अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, और उसी को यहाँ पर एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट लाइन, सेकेंड वाली लाइन, इफ़ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तो फैलने की बजाय वो सिकुड़ता है। यही उल्टा बिहेवियर है उसका स्टूडेंट, सुन लो ज़रा ध्यान से। इट कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, यानी फैलने की बजाय वो क्या होगा, सिकुड़ेगा। ठीक है। एट 4 डिग्री सेल्सियस इट्स वॉल्यूम इज़ मिनिमम, और 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका जो वॉल्यूम है वो सबसे क्या होता है, कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि वो सिकुड़ चुका है, सिकुड़ करके छोटा हो चुका है, इसलिए उसका वॉल्यूम क्या होगा, सबसे कम होगा। इफ़ द वाटर इज हीटेड फर्दर, और अगर आप 4 से आगे बढ़ोगे 5-6 डिग्री पे, इट एक्सपांड, फिर से वो क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा, और इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, और उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ेगा, जैसा कि अभी अभी हमने ग्राफ में देखा था। The behavior of water between its temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called anomalous behavior of water। और इसी को हम पहले भी समझा चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप anomalous behavior of water आसानी से समझ चुके होंगे, और आप अब इसके consequences में एक चीज़ आप ये देख सकते हैं, वो है इस 64 पेज की जो लास्ट वाली लाइन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हम आगे भी यूज़ करेंगे। इसे एक बार आप यहाँ पे देख लीजिए। इट मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। जब वो उसका वॉल्यूम सबसे कम होता है ना, 4 डिग्री सेल्सियस पे सिकुड़ करके सबसे छोटा हो जाता है पानी, है ना,
उसका वॉल्यूम सबसे कम हो जाता है, तो उस टाइम पे उसकी जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। कौन से टेम्परेचर पे? एट 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम मानी जाती है या होती है। तो अब डेंसिटी का क्या फ़ायदा? तो स्टूडेंट, डेंसिटी मतलब जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो क्राउडेड हो जाते हैं, एक जगह ज़्यादा जमा हो जाते हैं। तो डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो पानी होगा वो बॉटम की तरफ रहेगा, है ना। जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, ज़रा ध्यान से सुनिए। तो उसमें ना बॉटम, जो पॉन्ड्स और लेक्स होते हैं ना, उसमें बॉटम पे पानी ही होता है, नीचे की तरफ पानी होता है, ऊपर आइस होती है। तो जो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी सबसे मैक्सिमम होती है। और ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो मैक्सिमम डेंसिटी की वजह से पानी जो रहता है वो नीचे की तरफ पानी ही रहता है, और ऊपर क्या होता है कि टेम्परेचर या क्लाइमेट या सराउंडिंग के इफेक्ट की वजह से ऊपर क्या होता है, वो आइस में कन्वर्ट होते जाता है। तो ऊपर आपको लेयर दिखती है आइस की, सही है ना। ऊपर की तरफ आप पॉन्ड्स में देखोगे या ओशियंस में देखोगे या लेक्स में देखोगे तो आपको आइस की पूरा लेयर दिखेगा, लेकिन नीचे की तरफ जो वाटर होता है वो वाटर ही रहता है, वो आइस में कन्वर्ट नहीं होता, क्योंकि वो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है, तो वो एकदम बॉटम की तरफ चले जाता है। तो नीचे 4 डिग्री सेल्सियस का क्या होता है, पानी होता है, और ऊपर क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस का पूरा आइस जमा हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ भी आइस बढ़नी चाहिए ना। मैं मानता हूँ बढ़नी चाहिए, लेकिन जो आइस है वो जो हमारी जो कोल्ड एयर होती है या जो टेम्परेचर होता है सराउंडिंग का, वो आइस उसको नीचे की तरफ पास आउट नहीं करता, यानी आइस जो है वो हीट को अंदर ट्रांसफ़र नहीं करता। तो अंदर और ज़्यादा ठंडी ना जाने की वजह से वो 4 डिग्री सेल्सियस का ही वाटर रहता है, और पूरे विंटर सीजन में कोल्ड रीजन्स के अंदर जो एक्वेटिक लाइफ है इस तरह से सर्वाइव करती है। तो इसे भी मैंने यहाँ समझाने की कोशिश किया हूँ, है ना स्टूडेंट। तो अब आप एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर आसानी से समझ गए होंगे। अब हमको इसी बिहेवियर ऑफ वाटर को अगर समझना है तो यहाँ पर एक एपरेटस आप देख सकते हो। आपको मैं उसका जो फिगर है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रहा उसका फिगर नंबर 5.5, होप्स एपरेटस। एक साइंटिस्ट होप जो है उनके नाम पर इसी एपरेटस का नाम रखा गया है। इसी से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर जो है वो शो करता है। तो आइए होप्स एपरेटस को भी समझते हैं, और यहाँ पर जो आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस पूरे पेज पे 65 नंबर पेज पे आप जो एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर को होप्स के एपरेटस से समझने की कोशिश करेंगे। जो ग्राफ आप साइड में देख रहे हैं वो ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आइए फटाफट देखने की कोशिश करते हैं क्या है ये होप्स एपरेटस, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ये भी बीच में बताता चलूँ कि होप का एपरेटस जो उसका डायग्राम है, जो फिगर है, वो आपको 2 मार्क्स में बनाने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुछ सालों पहले तक ये जो आपका हीट नाम का चैप्टर था आपके पोर्शन से ओमिट कर दिया गया था। पिछले ही साल आपका पोर्शन चेंज हुआ है, इसलिए इसे वापस लिया गया है। और ये जब पहले पोर्शन में था जब भी ये इम्पॉर्टेंट था, और आज भी मैं इसे अपने हिसाब से इम्पॉर्टेंट समझता हूँ। तो प्लीज़ आप होप्स एपरेटस के जो डायग्राम है, उसका जो फिगर है ये वाला, इसे आप ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं कि कैसे ये वर्किंग करता है। तो इसे आप पूरा स्टार्ट टू एंड अगर आप ये देखेंगे पूरा पेज तो उसी से रिलेटेड है, और इसको समझाने के लिए मैं शॉर्ट में कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बताता चलूँ। पूरे पैराग्राफ जो है वो आप समझने के लिए काफ़ी टाइम चले जाएगा। लेक्चर की लेंथ ऑलरेडी 20-22 मिनट हो चुकी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि फटाफट इसे पढ़ लेता हूँ ताकि आप लाइन वाइज इसे समझ सकें। The anomalous behavior of water can be studied with the Hope's apparatus. In Hope's apparatus, a flat ball is attached to a cylindrical container as shown in the figure number 5.5. फ्लैट बॉल जो है वो आप बॉल जो उसे यहाँ देख सकते हैं, ये जो डार्क ब्लू कलर का बीच में दिख रहा है जिसमें फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है ना। फ्रीजिंग मिक्सचर जो होता है वो आइस एंड सॉल्ट का मिक्सचर होता है। तो डार्क ब्लू कलर का जो बीच में एक फ्लैट बॉल है उसको कहा गया है, और बीच में एक सिलेंडर है। आइए फिर देखते हैं। देयर इज़ अ प्रोविज़न टू अटैच थर्मामीटर्स अबव T2 एंड बिलो T1। 2 जगह होगी थर्मामीटर अटैच करने के लिए, T2 एंड T1 2 थर्मामीटर का नाम यहाँ दिया गया है। द फ्लैट बॉल ऑन सिलेंड्रिकल कंटेनर, वाटर इज फिल्ड इन द सिलेंड्रिकल कंटेनर एंड मिक्सचर ऑफ आइस एंड सॉल्ट इज पुट इन द फ्लैट बॉल। तो आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट वाले पैराग्राफ के हिसाब से जो बीच में जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसमें वाटर फिल किया जाएगा, कंप्लीट पानी भरा जाएगा, और जो फ्लैट बॉल है
जो डार्क ब्लू कलर का है उसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर जो है वो आइस एंड सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसे फिल किया जाएगा। दो टेम्परेचर भी माफ़ कीजिएगा, दो थर्मामीटर भी आप यहाँ देख सकते हैं। T1 जो है वो नीचे की तरफ अटैच किया गया है और T2 जो है वो ऊपर की तरफ अटैच्ड किया गया है। आइए अब देखते हैं यहाँ से। ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर यूजिंग होप्स एपरेटस, टेम्परेचर T1 एंड T2 आर रिकॉर्डेड आफ्टर एवरी 30 सेकेंड। यानी इस प्रैक्टिकल में आप ये काम करोगे कि हर 30 सेकेंड के बाद दोनों का टेम्परेचर रिकॉर्ड करते जाओगे, जब आप ये प्रैक्टिकल स्कूल वगैरह में करेंगे तब। द टेम्परेचर आर प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड द टाइम इन द मिनट ऑन द एक्स एक्सिस। इसका जो ग्राफ बनेगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे आप उसे प्लॉट करोगे। टेम्परेचर कहाँ पे जाएगा? वाई एक्सिस पे, और टाइम किधर जाएगा? एक्स एक्सिस पे। थोड़ी देर के बाद हम इसका ग्राफ भी ऑब्जर्व करेंगे। द ग्राफ इज शोन इन द फिगर नंबर 5.6। पीछे की तरफ इस नेक्स्ट पेज पे ग्राफ दिया गया है, उसे भी हम देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि वो ग्राफ हमें कैसे प्लॉट करना है। तो ये रहा 5.6 टाइम टेम्परेचर ग्राफ। आप वाई एक्सिस पे देख सकते हो टेम्परेचर है, और एक्स एक्सिस के ऊपर आप देख सकते हो कि टाइम को मेंशन किया गया है। ठीक है, और वहाँ पर आप T1 और T2 जो दो कर्व बन रहे हैं उसे भी देखिए। अगर हम T1 को देखते हैं, T1 वाला जो कर्व है वो बहुत ही जल्दी नीचे की तरफ आता है। यानी 12 डिग्री सेल्सियस अगर नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर है, तो अगर हम उसे फ्रीजिंग जो मिक्सचर था आइस एंड सॉल्ट का, उसके इफेक्ट की वजह से पानी को वो ठंडा करेगा, और ठंडा करने की वजह से दोनों भी थर्मामीटर में सबसे जल्दी जो टेम्परेचर फॉल होते हुए दिखाएगा, फॉल इन टेम्परेचर, वो आपको थर्मामीटर T1 में दिखाएगा, है ना। और T1 आप जानते हैं कि वो कहाँ पर है? T1 जो है वो नीचे की तरफ है। ये रहा आपका T1 थर्मामीटर। तो इस पूरे प्रैक्टिकल में जैसे ही आप नोट डाउन करोगे तो आप ये देखोगे कि T1 वाला थर्मामीटर बहुत जल्दी से अपने टेम्परेचर को कम करके दिखाता है, और एक सर्टेन टेम्परेचर डेट इज़ 4 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद वो कुछ हद तक क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। कुछ टाइम के लिए वो कांस्टेंट हो जाता है। इसके अगेंस्ट अगर हम T2 वाले थर्मामीटर को नोट डाउन करेंगे तो आप देखोगे कि वो स्लोली अपने टेम्परेचर को कम करता है। और T2 वाला थर्मामीटर आप जानते हैं कि ये ऊपर की तरफ है यहाँ पर। तो T2 वाला जो थर्मामीटर है ये ऊपर है। यानी अब समझना ये है कि हमने जब फ्रीजिंग मिक्सचर रखे थे तो उसके इफेक्ट की वजह से नीचे वाला जो पानी है, समझ रहे हो ना, नीचे वाला जो बॉटम की तरफ पानी होगा उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी कम होगा। बहुत जल्दी कम होने के बाद वो कहाँ तक पहुँच जाएगा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम कम कर रहे हैं ना, हीट निकाल रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। तो ठंडा करने की वजह से आप सब जानते हैं नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। जब हम कोल्ड करते हैं तो उसका इफेक्ट ये आता है कि चीज़ें क्या होती हैं? सिकुड़ती हैं। सही ना? टेम्परेचर कम करने पे नॉर्मल बिहेवियर चीज़ें क्या होती है? सिकुड़ती हैं। तो नीचे वाला पानी भी सिकुड़ रहा होगा। अब वो पहुँचते T1 का टेम्परेचर कहाँ पहुँच गया? जल्दी से 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच गया। 4 डिग्री सेल्सियस पे हमने अभी देखा था कि पानी का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। सही ना? पानी की डेंसिटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम होने की वजह से वो नीचे की तरफ ही रहेगा। कहाँ रहेगा? वो नीचे की तरफ ही रहेगा। जबकि ऊपर वाले थर्मामीटर T2 वाला, उसका कर्व अगर आप देखोगे तो वो स्लोली अपने आप को कम करता हुआ कुछ टाइम के बाद एज़ कम्पेयर टू T1, T2 को ज़्यादा टाइम लगेगा, और उसके बाद वो स्लोली 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचने के बाद आप दोनों के थर्मामीटर में जो टेम्परेचर नोट डाउन कर रहे हो उसको अगर आप कंपेयर करोगे तो इस बार आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस या बिलो 4 डिग्री सेल्सियस आप देखोगे कि T2 वाले का टेम्परेचर, ऊपर वाला जो थर्मामीटर है उसका टेम्परेचर बहुत जल्दी फॉल हो जाता है और पहुंच जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। जबकि जो नीचे वाला है T1 वाला, उसका कर्व देखो आप थोड़ा सी आगे बढ़ रहा है, यानी वो टाइम लगाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचने में। तो समझ में आ रहा है ना ये क्यों हुआ? तो इसका रीज़न भी हम यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए, इस चीज़ को तो थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन कर दिया हूँ, आपका पैराग्राफ रह गया था, उसे हम देखते हैं। यहाँ पर आप ये वाला पैराग्राफ देख रहे हैं, थर्ड वाली लाइन। बोथ द टेम्परेचर T1 एंड T2 आर आइडेंटिकल। ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों आइडेंटिकल रहेंगे। हाउएवर एज टाइम पासेस टेम्परेचर T1 ऑफ वाटर इन द लोअर पार्ट ऑफ द सिलेंड्रिकल डिक्रीजेस फास्ट। ये मैंने आपको बताया कि नीचे वाला जो टेम्परेचर होगा वो बहुत जल्दी डिक्रीज होगा, वाइल टेम्परेचर T2 ऑफ वाटर इन द अपर पार्ट ऑफ द सिलेंडर डिक्रीजेस कंपेरेटिवली स्लोली, वो आराम से कम होगा। However, once the temperature T1 of the lower part reaches 4 degrees Celsius, it remains almost
स्टेबल एट दैट टेम्परेचर। बताया था मैंने आपको कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के बाद वो कुछ हद तक क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। T2 डिक्रीज स्लोली टू 4 डिग्री सेल्सियस, और T2 आहिस्ता आहिस्ता 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा। देयर आफ्टर एक बार वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया तो सिंस T2 स्टार्ट चेंजिंग रैपिडली इट रिकॉर्ड्स 0 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट, यानी दोनों थर्मामीटर में सबसे पहला जो 0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड होगा वो T2 में होगा। चला था वो स्लोली कछुए की चाल, लेकिन पहुंचा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहले। सही है, ये चीज़ है। फर्स्ट एंड आफ्टर दैट द लोअर हम लाइन यहाँ पे थे, इट रिकॉर्ड्स 0 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट एंड आफ्टर दैट द लोअर टेम्परेचर T1 रिकॉर्ड्स 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और उसके बाद जो T1 है वो 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा आफ्टर सम टाइम। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स शोज द टेम्परेचर ऑफ मैक्सिमम डेंसिटी। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो दोनों कर्व जहाँ आके इंटरसेक्ट हो रहे थे वहाँ पर मैक्सिमम डेंसिटी आप देख सकते हो। और हम सब जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है भाई, वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है। तो मैक्सिमम डेंसिटी आप सब जानते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, बताइए मुझे। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो लोअर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर पहले पहुँचेगा वो नीचे की तरफ ही रहेगा, सही ना, वो नीचे की तरफ ही रहेगा। और जो 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर नीचे की तरफ स्टोर्ड है, और जो उससे नीचे 3, 2, 1 वो क्या होने लगेगा स्टूडेंट, अगर हम ग्राफ इसके पहले वाले ग्राफ को देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस के और नीचे जब टेम्परेचर आएगा 3 पे तो वो अपने आप को एक्सपांड करता है। ये हमने देखे थे एनामलस बिहेवियर। यहाँ से 4 के नीचे उसका एनामलस बिहेवियर शुरू होता है, किसका, वाटर का। 4 डिग्री सेल्सियस पे वो सबसे सिकुड़ करके छोटा हो जाता है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, सबसे मिनिमम होता है ना, वॉल्यूम मिनिमम, यानी सबसे छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है। डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वो नीचे की तरफ जाएगा। 4 से वो टेम्परेचर कम करोगे 3 पे वो थोड़ा फैलेगा, 2 पे और फैलेगा, 1 पे और फैलेगा, और 0 पे वो और फैल जाता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जब आइस बन जाती है तो फैलने की वजह से एक्सपांशन की वजह से उसकी जो डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है। अब डेंसिटी कम जो रहेगी वो चीज़ ऊपर फ्लोट करेगी, इसलिए आइस जो होता है वो ऊपर फ्लोट करता है ड्यूरिंग विंटर सीजन। कहाँ पर, कोल्ड रीजन में, एक्वेटिक लाइफ को सेव करने के लिए बर्फ़ ऊपर ही फ्लोट करती रहती है। और नीचे की तरफ आपका 4 डिग्री सेल्सियस का, 4 से 3 डिग्री सेल्सियस का ऑलमोस्ट क्या रहता है, वाटर रहता है, जिसमें वो एक्वेटिक लाइफ को सर्वाइव करते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में ये जो लिखा है हाउ कैन, यहाँ से आप देख सकते हो उसका थोड़ा सी एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, हाउ कैन वी एक्सप्लेन दीज ऑब्जर्वेशन। इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ द सिलेंडर लोअर्स टू फ्रीजिंग मिक्सचर लोअर्स। जो मिडल है वो फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से लोअर हो जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, एक बार फिर से देखिए लाइन, इनिशियली द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द मिडल ऑफ सिलेंडर लोअर्स ड्यू टू फ्रीजिंग मिक्सचर in the outer bowl. Since the temperature of water there decreases, its volume decreases. हम सब जानते हैं जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा उसका वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, और उसकी डेंसिटी बढ़ते जाती है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर आकर के उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यही चीज़ वहाँ समझाने की कोशिश कर रहा है। एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड्स। तो जो ऊपर वाला पानी है इस होप्स एपरेटस में, जो ऊपर वाला पानी है वो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। क्यों नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द वाटर विथ हायर डेंसिटी मूव्स डाउनवर्ड्स, देयरफॉर द लोअर टेम्परेचर जो है ना, लोअर टेम्परेचर इन थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर थर्मामीटर T1 शोज ए रैपिड फॉल इन टेम्परेचर एंड दिस कंटिन्यूज टिल द टेम्परेचर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है स्टूडेंट, एक्चुअल में होप्स एपरेटस में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा और प्रोसेस डिटेल में समझाना चाहूँगा। होता ये है कि जो ऊपर की तरफ आपने फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है उसके इफेक्ट की वजह से स्टार्टिंग में जो ऊपर का पानी है वो जल्दी ठंडा होता है। जैसे जैसे वो ठंडा होगा वैसे वैसे उसका जो डेंसिटी है वो क्या होते जाता है, बताइए मुझे। उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती जाती है। जैसे जैसे ठंडा होगा उसका वॉल्यूम कम होगा ना, पानी का सिकुड़ता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच करके वो सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो नीचे जो ज़्यादा डेंसिटी होगी तो वो पानी कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ चले जाएगा। तो वो पानी नीचे चले जाता है, कहाँ पर, थर्मामीटर T1 की तरफ। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे नीचे चले गया, और वहाँ का जो पानी था जहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सचर नहीं है तो वहाँ का पानी कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा।
तो इस तरह से नीचे 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी पहुंचा और ऊपर जो पानी आया है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा। फ्रीजिंग मिक्सचर की इफेक्ट की वजह से वो भी 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा, है ना। अब वो भी उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो भी नीचे आ जाएगा। इस तरह से नीचे की तरफ आपको 4 डिग्री सेल्सियस का वाटर मिलेगा और ऊपर जहाँ पर आपका थर्मामीटर T2 लगा हुआ है, एक कंडीशन स्टूडेंट ऐसी आएगी जब नीचे 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी रहेगा जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो अब ऊपर का पानी नीचे के पानी की जगह नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से वो 4 डिग्री सेल्सियस पे ऊपर ही रहेगा। और फिर जब वहाँ पर फ्रीजिंग मिक्सचर का इफेक्ट होएगा तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा, 4 से 3 2 1 0, यानी ऊपर आपको बर्फ़ जमते हुए दिखाई देगी और नीचे आपका होप्स एपरेटस में पानी दिखाई देगा। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफ वाटर भी पॉसिबल होता है। होप्स एपरेटस में ये चीज़ हमें समझाई जा रही है। तो उम्मीद करूँ कि मैं आपको ये होप्स एपरेटस का जो पूरा प्रोसेस है या एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर होप्स एपरेटस के थ्रू समझ में आया होगा। यहाँ आप उसके ग्राफ को भी देख सकते हैं और 5.7 फिगर में एक्वेटिक एनिमल्स इन कोल्ड रीजन वो भी समझाया गया है कि किस तरह से नीचे की तरफ वाटर ही रहता है और ऊपर आइस का लेयर रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सारे आंसर जो स्टार्टिंग में मैंने आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नराइज किया था, वो उसका आंसर मैं समझूं कि आपको इस एक्सप्लेनेशन में मिल गया होगा। बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, एक बार जल्दी से रिवाइज कर दूं मैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहाँ से कहाँ तक शो करेगा, बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस। कौन सा बिहेवियर है, अनयूजुअल बिहेवियर है, अपोजिट बिहेवियर है, नॉर्मल सब्सटेंस के अगेंस्ट बिहेवियर करता है। नॉर्मल चीज़ों को अगर हम हीट प्रोवाइड करें तो वो फैलता है, लेकिन ये हीट प्रोवाइड करने के साथ ही साथ वो सिकुड़ता है। कब स्टूडेंट, कब, जब वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच की बात हो। सही है, तो ये अपोजिट बिहेवियर है। और अगर हम नॉर्मल टेम्परेचर को ठंडा करें, यानी उसका टेम्परेचर कम करें, तो चीज़ें क्या होती है, सिकुड़ती हैं। सही ना। लेकिन वाटर को अगर आप ठंडा करोगे, 4 से 3 पे आओगे, 2 पे आओगे, 1 पे आओगे, तो सिकुड़ने की बजाय वो फैलेगी, एक्सपांड होगी। तो ये 0 से 4 के बीच में ही आपको दिखने वाला है। तो ये पर्टिकुलर 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो बिहेवियर है, इसी बिहेवियर को हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहते हैं। और इसी एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव करती है और कोल्ड रीजन में भी बहुत सारे प्रोसेस इसी की वजह से चलते हैं, जिसे अभी अभी हमने समझने की कोशिश की है। और मैं ये उम्मीद करूं कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सी वीडियो भी यहाँ पे ऐड करूँगा ताकि आप उसे देख करके समझ सकें क्या चीज़ें होती हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसके बाद ये एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर को समझने के बाद आप यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। हाउ विल यू एक्सप्लेन फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो ये कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये 2 क्वेश्चन हैं। इन रीजन्स विद कोल्ड क्लाइमेट द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव इवन व्हेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। तो वही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आपको करना है जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिया था कि एक्वेटिक लाइफ कैसे सर्वाइव करती है। तो आप ये उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। आपके नोट्स में इसका परफेक्ट आंसर इन इंग्लिश लैंग्वेज और प्रॉपर वर्ड्स के साथ में मिल जाएगा। आप उसे यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हो कि कोल्ड रीजन में क्या होता है कि जब आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँचता है, तो जैसे ही वो 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा तो जो ऊपर का पानी है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 4 डिग्री सेल्सियस पे, बोलो 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो वो 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो मैक्सिमम डेंसिटी का पानी है वो नीचे की तरफ चले जाएगा और नीचे वाला पानी उठ करके कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो कम होने की वजह से वो ऊपर आ जाएगा। अब जब वो ऊपर पानी आया है तो उससे फिर 4 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर मिलेगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका डेंसिटी फिर से ज़्यादा होगी तो वो फिर नीचे चले जाएगा। इस तरह से नीचे जो पानी पहुंच रहा है वो कौन सा पहुंच रहा है, 4 डिग्री सेल्सियस का, और ऊपर जो पानी आ रहा है वो क्या आ रहा है, 4। एक टाइम ऐसा आएगा ना कि नीचे पूरा 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी पहुंच चुका होगा और अब ऊपर वाला पानी फिर नीचे नहीं जाएगा क्योंकि नीचे तो भर चुका है। तो ऊपर वाला जो है 4 डिग्री सेल्सियस का वो अब नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन नीचे तो ऑलरेडी 4 डिग्री सेल्सियस वाला पानी है। तो अब वो वहीं पे रहेगा और फिर एटमॉस्फेरिक क्लाइमेट की वजह से या टेम्परेचर की वजह से 4 से वो क्या हो जाएगा, 3 पे आ जाएगा। टेम्परेचर कम होगा ना, और जैसे ही 3 पे आएगा तो वो अपने एनोमलस बिहेवियर को शो करेगा। जैसे ही हम उसको कम करेंगे ना, कूल कर दें, तो वो सिकुड़ने की बजाय क्या होगा, फैलेगा। और जैसे जैसे वो फैलेगा, 4 से 3 पे आएगा तो वाटर अपना एनोमलस बिहेवियर शो करता है, फैलता है। फिर 3 से 2 पे आओगे तो और फैलेगा, 2 से 1 डिग्री पे आओगे तो और फैलेगा,
1 से 0 डिग्री सेल्सियस पे आओगे तो और फैलेगा और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। और स्टूडेंट यहाँ मैं बता दूँ कि जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फैलता है तो उस वक्त उसकी डेंसिटी जो होती है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू 4 डिग्री सेल्सियस वाले पानी की। तो आइस की डेंसिटी कम होती है, इसलिए आपने देखा होगा अक्सर कि पानी के अंदर आइस जो होती है, अगर हम किसी ग्लास में भी देखें अपने घरों में, तो आइस जो होता है वो फ्लोट करते रहता है, सही है ना। तो ऊपर आइस जो होता है वो फ्लोट करते रहता है, या ऊपर की तरफ पूरी आइस की एक लेयर फॉर्म हो जाती है और नीचे की तरफ आप 4 डिग्री सेल्सियस वाले में आसानी के साथ एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव करती है। तो यही एक्सप्लेनेशन मैंने आपको यहाँ पर दोबारा दे दिया हूँ, ठीक है। सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन कोल्ड रीजन्स इन विंटर द पाइप्स ऑफ वाटर सप्लाई ब्रेक एंड इवन रॉक्स क्रैक। तो ठंडे रीजन में, ठंडे इलाकों में या कोल्ड कंट्रीज़ के अंदर विंटर सीजन में जो पाइप होते हैं वाटर सप्लाई के, वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और जो रॉक्स होती हैं वो क्रैक हो जाती है। तो इसका रीज़न समझ में आ रहा होगा आपको। अब मैं उम्मीद करूं कि आप इसके आंसर को, एक्सप्लेनेशन को खुद ही समझ लोगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप अपने नोट्स में से पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, रिलेट करिएगा कि क्या एक्सप्लेनेशन मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करूँगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमैनिटी के साथ। तब तक के लिए इसे देखिए, कंप्लीट देखिए और समझने की कोशिश करिए। अस्सलाम वालेकुम। Anomalous behavior of water. When a liquid is heated up to a certain temperature, it expands, and when it is cooled, it contracts. Water, however, shows a special and exceptional behavior. If we heat water from 0 degrees Celsius up to 4 degrees Celsius, it contracts instead of expanding. At 4 degrees Celsius, its volume is minimum due to contraction. If the water is heated further, it expands and its volume increases. The behavior of water between its temperature from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius is called anomalous behavior of water. If 1 kg of water is heated from 0 degrees Celsius and its volume is plotted as a function of temperature, we get the graph as shown. At 4 degrees Celsius, the volume of water is minimum. It means that the density of water is maximum at 4 degrees Celsius. Study of anomalous behavior of water using Hope's apparatus. The anomalous behavior of water can be studied with Hope's apparatus. In Hope's apparatus, a flat bowl is attached to a cylindrical container as shown. There is provision to attach thermometers above to measure temperature T2 and below to measure temperature T1. The flat bowl on the cylindrical container. Water is filled in the cylindrical container and a mixture of ice and salt, freezing mixture, is put in the flat bowl. During the study of anomalous behavior of water using Hope's apparatus, temperature T1 and T2 are recorded after every 30 seconds. The temperatures are plotted on the y-axis and the time in minutes on the x-axis. The graph is shown. The graph shows that initially both the temperatures T1 and T2 are identical. However, as time passes, temperature T1 of water in the lower part of the cylinder decreases fast, while temperature T2 of water in the upper part of the cylinder decreases comparatively slowly. However, once the temperature T1 of the lower part reaches 4 degrees Celsius, it remains almost stable at that temperature. T2 decreases slowly to 4 degrees Celsius. Thereafter, since T2 starts changing rapidly, it records 0 degrees Celsius first, and after that, the lower thermometer T1 records 0 degrees Celsius temperature. The point of intersection of the two curves shows the temperature of maximum density. How can we explain these observations? Initially, the temperature of water in the middle of cylinder lowers due to freezing mixture in the outer bowl.
Since the temperature of water there decreases, its volume decreases and its density increases. The water with higher density moves downwards. Therefore, the lower thermometer T1 shows rapid fall in temperature, and this continues till the temperature of water becomes equal to 4 degrees Celsius. When the temperature of water starts decreasing below 4 degrees Celsius, its volume increases and density decreases. It therefore moves in the upward direction. The temperature of water in upper part T2 therefore decreases rapidly to 0 degrees Celsius. The temperature of water in the lower part T1, however, remains at 4 degrees Celsius for some time and then decreases slowly to 0 degrees Celsius. Have you ever wondered how the underwater animals and plants actually survive in cold regions when, in fact, the water bodies such as lakes and ponds freeze during winter? Well, that happens because of a peculiar behavior of water. Let's try to understand it. Water contracts on heating between 0 degrees centigrade and 4 degrees centigrade. This is not something you would normally expect. The volume of a given amount of water decreases as it is cooled from room temperature until the temperature reaches 4 degrees centigrade. Now, what happens below 4 degrees centigrade? The volume increases. And when the volume increases, density, which is mass by volume, actually decreases. This means that water has the maximum density at 4 degrees centigrade. So during winter, as a lake cools towards 4 degrees centigrade, water near the surface loses energy to the atmosphere. Now, because of that, it becomes denser and sinks. Now, the warmer or the less dense water near the bottom rises. However, once the colder water on the top reaches temperature below 4 degrees centigrade, it becomes less dense and remains at the surface, and there it freezes. But the denser water at the bottom of the lake remains at 4 degrees centigrade temperature. So the animals and plants at the bottom of the lake don't find it difficult to survive.